जय हिंद साथियों, मैं शुभम चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में परसेंटेज के क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट कर रहे थे और हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर भी लिए थे। तो अब आगे बढ़ते हुए हम परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चनों के साथ आज अपने चैप्टर परसेंटेज को यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं और इसके कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आज जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि चीनी का, आपको क्वेश्चन यहां पर दिख रहा होगा कि चीनी का दाम अगर 20% बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये परिवार जो है वो 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या बताना है, चार चीजें दे रखी हैं। पहला वास्तविक मूल्य, दूसरा वास्तविक खपत, वर्तमान मूल्य तथा वर्तमान खपत यहाँ पर हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए कैसे इन सवालों को करते हैं। देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखो कि 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी क्या की है, उसने कम खरीदी है। इसका मतलब अगर रेट हाई होता है, रेट जब इंक्रीज होता है तो रेट इंक्रीज होने पर खपत जो है वो क्या की जाती है, कम की जाती है। और जब रेट जो है कम होता है तो खपत को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। लेकिन जो रुपए हम खर्च कर रहे थे, अगर पहले 300 रुपए कर रहे थे, कर 300 रुपए आज भी रहे, लेकिन सिर्फ हमें क्या कम करना होता है या क्या बढ़ाना होता है, तो वो हमें बढ़ानी होती है अपनी खपत, अपनी कंजप्शन को हमें बढ़ाना होता है। ठीक है, तो देखिए हम इसे फ्रैक्शन में हम इसको बना करके कैसे इस सवाल को करते हैं। देखिए सवाल है कि भाई कोई भी अगर मान लो कि 100 रुपए किसी का कोई खर्च कर रहा था अपने उस पर, 100 रुपए का खर्चा था किसी का, है ना, या 100 रुपए रेट था, तो अब वो बढ़ करके 20% क्या हो गया, बढ़ गया। तो 20% बढ़ करके वो कितना हो गया होगा, तो आप कहेंगे जी 20% बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक, लेकिन हमें जो है खर्च अपरिवर्तित रखना है। खर्च में हमें कोई भी वो नहीं करना कि भाई अगर पहले रेट बढ़ गया तो हम 300 से खर्च को क्या कर दें, 250 कर दें, ऐसा नहीं करना। खर्च उतना ही रहना चाहिए। तो खर्च उतना ही रहना चाहिए, तो हमें कंजप्शन यानी कि अपनी खपत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो देखिए हमें यहाँ पर कहाँ जाना है, वापस 100 पे ही तो जाना है, अपने खर्च पे उतना ही तो खर्च रखना है। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, हमें 20 की कमी करनी पड़ेगी। और ये कमी करनी किस पर पड़ेगी, बढ़े हुए पर। किस पर कमी करनी पड़ेगी, बढ़े हुए पर। तो बढ़ा हुआ कितना है, 120, तो कितना है, 120 पर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस सवाल को करने के लिए यहां पर हमें बनानी पड़ेगी इसकी फ्रैक्शन। तो इसकी जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बन गई 1/6। अब सब चीजें यहीं से हमें, चारों चीजें यहीं से पता चलेंगी कैसे हमें उन चारों चीजों को निकालना है। देखिए कैसे निकालना है। ये जो है ना, ये होता है वास्तविक खपत, जो नीचे दी होती है, ये होती है वास्तविक खपत। ये जो है ऊपर वाला, ये होती है कम या बढ़ी हुई खपत। ठीक, ये होती है कम या बढ़ी हुई खपत, ये होती है नीचे वाली वास्तविक खपत। अब आप खुद सोचो कि भाई कितने किलोग्राम चीनी जो है वो कम खरीदता है, 12 किलोग्राम। कितने किलोग्राम, 12 किलोग्राम। तो यहां पर कितने किलोग्राम कम हो रही है, इसका मतलब 1 किलोग्राम कम हो रही है। तो यहां जो कम हो रही है वही तो वहां भी कम हो रही है, यानी कि 1 बराबर ही किसके है, 12 के है। 1 बराबर ही किसके है, 12 के है। तो जब 1 बराबर 12 के है तो वास्तविक खपत कितनी है, तो 6। तो 6 किसके बराबर होगा, यानी कि 12 गुणा 6। तो वास्तविक खपत कितनी है, 72 किलोग्राम। कितनी है भाई वास्तविक खपत, 72 किलोग्राम। ठीक, वास्तविक खपत हमारी कितनी आ गई, 72 किलोग्राम। अच्छा, अब निकालनी क्या है, वास्तविक खपत तो निकाल ली, अब हमें निकालनी है वर्तमान खपत। क्या निकालनी है, वर्तमान खपत। तो एक बात बताओ, अगर वास्तविक खपत यानी कि पहले हम 300 रुपए में 72 किलोग्राम चीनी ला रहे थे,
तो जैसे चीनी का रेट बढ़ा, जैसी चीनी का रेट बढ़ा, हमने रुपयों में कोई वो नहीं की, ना गिरावट की ना बढ़ावट की, ना हमने उनको कम किया ना उन रुपयों में हमने वृद्धि की, रुपयों को उतना ही रहने दिया। अब पहले 300 रुपए में अगर 72 किलोग्राम ला रहे थे, उस समय वास्तविक खपत जो है 72 थी, अब 12 किलोग्राम खपत क्या कर दी हमने, कम कर दी ना। तो 72 थी पहले, अब 12 किलोग्राम कम कर दी, तो कितनी हो गई वर्तमान खपत? आप कहेंगे वर्तमान खपत हो गई, कितनी हो गई वर्तमान खपत? तो वर्तमान जो खपत हो गई वो हो गई हमारी 72 पहले थी, 12 अब हो गई, तो वर्तमान खपत हो गई 60 किलोग्राम। कितनी हो गई? 60 किलोग्राम। ठीक, वर्तमान खपत पहले 300 रुपए में कितनी ला रहे थे? 72 किलोग्राम। ये तो है, पहले 300 रुपए में 72 किलो चीनी आ रही थी। तो वास्तविक मूल्य कितना था पहले? तो वास्तविक मूल्य था जी 300 रुपए में 72 किलोग्राम चीनी ला रहे थे, तो लगभग 6 सही 1/4 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी हम ला रहे थे। इतने रुपए की चीनी हम पहले ला रहे थे। ठीक, इतने रुपए प्रति किलोग्राम, नहीं सॉरी, ये 12 छंग 72, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 6 चौक 24, 4 सही 1/4 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी हम ला रहे थे। ठीक, लेकिन अब क्या हो गया, रेट बढ़ गए चीनी के। तो अब जब चीनी के रेट बढ़ गए, तो पहले तो हम इतने रुपए में ला रहे थे प्रति किलोग्राम, लेकिन रेट बढ़ने के बाद तो रेट बढ़ेंगे ना। तो अब वर्तमान में मूल्य कितना हो गया हमारे पास? तो वर्तमान जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा भाई 300 रुपए में। अब कितनी चीनी खरीद पा रहे हैं हम? सिर्फ 60 किलोग्राम। तो 60 पंजे 300, यानी कि अब जो वर्तमान हो गया वो कितना हो गया? 5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अब हम चीनी खरीद पा रहे हैं। और पहले वास्तविक मूल्य कितना था? 4 सही 1/6 रुपए प्रति किलोग्राम। अब जो मूल्य हो गया बढ़ करके कितना हो गया? 5 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य हो गया। ठीक, तो ये सवाल मैं समझता हूं आपके समझ में भी आया होगा। एक अब इस जैसा एक सवाल और लेते हैं, तब और बेहतर तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। और जो वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर जरूर करते रहें और सब्सक्राइब भी करें। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पिछले ही टाइप का क्वेश्चन है कि अब चीनी का जो दाम है वो 20% कम हो गया। ठीक, जब चीनी का मूल्य 20% कम हो गया तो जो एक परिवार है वो 400 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो फिर से वही हमें 4 चीजें बतानी है, वास्तविक खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य तथा वर्तमान खपत हमें बतानी है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिए, वर्तमान मूल्य अब वही चीज कि 20% अब क्या हो गया? कम हो गया है ना। 20% क्या हो गया? कम हो गया। तो इस जब 20% कम हो गया तो 100 से कितना गया होगा जी? आप कहेंगे 80। कितना हुआ होगा? 80। 20% कम हो गया तो 100 से 80 हुआ होगा। तो हमें तो उतना ही लाना है, हमें तो वही खर्च करना है ना जो पहले खर्च कर रहे थे। तो इसका मतलब हमें 20 की वृद्धि करनी होगी और किस पर करनी होगी? 80 पर। किस पर करनी होगी? 80 पर। ठीक, हमें 20 की वृद्धि करनी होगी और किस पर करनी होगी? घटे हुए मूल्य पर। वहां पर हम बढ़े हुए मूल्य पर कर रहे थे, तो इसका जो फ्रैक्शन बनाएंगे 1/4। अब आपको ये पता है ये वास्तविक मूल्य है और ये घटा और बढ़ा हुआ वो होता है, खपत होती है, ये वास्तविक खपत है। ठीक, तो अब जो है बढ़ा हुआ बढ़ा जो वो है कितने किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी है, इसका मतलब अब यहाँ पर क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो अगर अब 1 बराबर कितने के है? 20 के, तो 4 बराबर कितने के? यानी कि 80 के। तो जो उसकी वास्तविक खपत है वो कितनी आ गई? 80। वास्तविक जो खपत है उसकी, वो खपत कितनी आ गई? 80।
पूछा जा रहा है कि ये भी बताओ कि वर्तमान खपत क्या है। तो अगर हमें वर्तमान और निकालनी हो तो वर्तमान खपत निकालने के लिए 80 तो पिछली थी, अब कितनी चीनी और अधिक खरीदी उसने, 20 किलोग्राम चीनी और अधिक खरीदी, तो 80 प्लस 20 यानी कि अब कितनी है उसकी 100 किलोग्राम। कितनी है? 100 किलोग्राम। ठीक, हमसे दो चीजें और पूछी है। यह एक चीज ये पूछी है कि वास्तविक मूल्य कितना है, तो वास्तविक मूल्य कैसे निकालें? हम कितनी चीनी ला रहे थे पहले? 400 रुपए में वास्तविक खपत 80 किलोग्राम ला रहे थे ना। 400 रुपए में कितनी चीनी ला रहे थे? 80 किलोग्राम। तो भाई 400 रुपए में 80 किलोग्राम चीनी ला रहे थे, तो किस रेट से ला रहे थे? तो आप कहेंगे 5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम चीनी ला रहे थे। ठीक, अच्छा, अब हमें ये और बताना है वर्तमान खपत। तो वर्तमान खपत निकालने के लिए, वर्तमान मूल्य निकालने के लिए हमें 400, और अब वर्तमान खपत कितनी है हमारी? तो 100 किलोग्राम। तो 400/100 यानी कि 4 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अब हम क्या ला रहे हैं? चीनी ला रहे हैं। ठीक है, वास्तविक खपत आ गई 80 किलोग्राम, वर्तमान खपत आ गई 20 किलोग्राम ज्यादा चीनी अब खरीद पा रहे हैं, तो 100 किलोग्राम। वास्तविक मूल्य 5 रुपए प्रति किलोग्राम और वर्तमान मूल्य 4 रुपए प्रति किलोग्राम यहां पर चीनी का हो गया है। ठीक, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आय का 75% जो है वो खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 60% बढ़ा दी जाती है तब उसका खर्च 70% बढ़ जाता है। तब ये बताना है हमें कि उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक, आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस सवाल को। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को हम ना फ्रैक्शन बना के ही इस सवाल को करेंगे। कैसे करेंगे? फ्रैक्शन बना करके। परसेंटेज को आप जितना उसके फ्रैक्शन में तोड़ के करोगे उतना परसेंटेज बढ़िया हो जाएगा। आप सोचोगे कि हम परसेंटेज को x मान के करें या वैसे करें, तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, एक डिटेल मेथड हो जाता है। परसेंटेज पेपर में हमें टाइम बचाने के लिए अपने ऐसे तरीकों को वहां पर दिखाना होता है कि जिससे हम अपना टाइम बहुत ज्यादा से ज्यादा बचा सके और पेपर बहुत बेहतर तरीके से कर पाए। तभी हमें टाइम का मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा पेपर भी हमारा उतना ही अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि 75% जो है अपनी इनकम का वो खर्च कर देता है ना। तो देखो 75% अपनी इनकम का वो खर्च कर देता है। तो 75 की अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो बनेगी 3/4, इतनी तो बनेगी। अब अगर उसकी इनकम 4 थी, क्या थी? 4 थी, तो अगर मैं लिखूं उसकी इनकम अगर 4 थी, ठीक, तो उसने खर्च कितने कर दिए? तो आप कहेंगे जी 4 का 75% 3, तो उसने इतने रुपए क्या कर दिए? खर्च कर दिए, है ना। तो इसका मतलब उसने खर्च कितने किए? 3। ठीक, अब उसने कितने की सेविंग की होगी यहाँ पर? तो सेविंग उसने की होगी 4 इनकम थी, 3 खर्च कर दिए, तो सेविंग कितने की उसने? 1 की। कितने की सेविंग की? बचत की 1 की। अब देखो इस सवाल में हमें पूछा, अगला कहा है कि अगर उसकी इनकम को 60% इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, और उसके खर्च को 70% इंक्रीज कर दिया जाए, तो बताओ उसकी सेविंग्स में कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट हो जाएगी। अब देखो R का यहाँ पर 60% डालोगे तो एक पॉइंट वाला यहाँ पर सीन क्रिएट होगा। तो पॉइंट के हिसाब से इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 जीरो ले लेते हैं। कितने जीरो ले लेते हैं? 2 जीरो हर जगह। ये 2 जीरो फ्री में है ना, ये हट भी जाएंगे और लग भी सकते हैं।
अब उन्होंने बोला कि भाई उनकी इनकम 60% बढ़ा दो, तो बढ़ा दो जी। पहले इनकम कितनी थी 400, और जैसे ही इनकम 60% इंक्रीज हो गई तो 400 का 60% इंक्रीज करोगे आप, तो 400 का 60% कितना आएगा, तो आप कहेंगे 240। कितना आएगा 240। तो कितनी इनकम, अगर 240 इनकम इसकी बढ़ गई तो अब इनकम कितनी हो गई होगी 640। और फिर कह रहे हैं कि इसके खर्च में 70% की वृद्धि हो गई। तो पहले खर्च अगर 300 था तो 300 का कितने बढ़ा दिया उन्होंने, 300 का 70% कर दिया। तो परसेंटेज की जगह 100 लगा दो, 0 से 0, यानी कि 210 रुपए जो है अब उसने इंक्रीज कर दिए, बढ़ गए 210 रुपए। तो 310, 300 और 210 यानी कि कितने रुपए हो गए, जो खर्च करता है वो 510 रुपए। इनकम कितनी है उसकी 640, 510 रुपए वो खर्च कर देता है। तो कितने की बचत करता होगा भाई, 130 की तो ही बचत करता होगा। 640 में से इतने खर्च कर देता है तो इतने बचे उसके। अब आप देखो यहां पर कितने की वृद्धि हो गई, तो यहां जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई, आप कहेंगे 30 रुपए की वृद्धि हुई। कितने की हुई, 30 की। ठीक, और ये वृद्धि हुई किस पे है, पुरानी सेविंग्स पे। पुरानी सेविंग्स कितनी थी 100, और हमसे पूछा है परसेंटेज बताओ, तो मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 तो बराबर कितने की वृद्धि कर रहा है वो, 30%। कितने की वृद्धि करता है, 30% की। यानी कि उसकी जो सेविंग्स है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 30% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये सवाल आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को 35% अंक प्राप्त हुए तथा वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया, तथा एक अन्य को 60% अंक प्राप्त हुए और वह 35 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि कितने अंक की वो परीक्षा रही होगी, ये हमें यहाँ पर पता करना है। तो देखो कैसे करेंगे सवाल को, आप मान लो अपनी तरफ से कि मान लो अधिकतम अंक जो है वो कितने हैं, अधिकतम अंक हमने मान लिए कितने हैं, x है। ठीक, अधिकतम अंक कितने हैं, x है। ये मैं सोच रहा कि x मान लिया तो बहुत बड़ा सवाल होगा। देखो x है, अच्छा सवाल है, पेपर में आने के चांस भी रहते हैं ऐसे सवालों के। x हमने मान लिया अधिकतम अंक है, उसके अधिकतम अंक जो है x है। तो उन्होंने बोला कि एक विद्यार्थी अपने अंकों का, भाई अगर कोई विद्यार्थी है, जैसे 600 नंबर का पेपर है, तो 600 में से अगर उसे 33% नंबर लाने हैं, यानी कि 198 नंबर लाने हैं, तो वो लेके आया 145 नंबर या 150 नंबर और 48 नंबर से फेल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इतने नंबर अगर उसे हम दे दें 48 नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ पर भी इस विद्यार्थी को क्या कराना है, पास कराना है। तो इसलिए इसके कितने नंबर कम है, तो इसके नंबर जो कम है वो 40 नंबर कम है। यही तो है, इसके कितने नंबर कम है, 40 नंबर। तो अगर हम इसे 40 नंबर दे दें तो ये पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। तो ये 35% नंबर लाया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो हमने इसे 40 अंक दे दिए कि भाई ये जो है 40 अंक से फेल हो रहा था, लेकिन हमने 40 अंक देकर क्या करा दिया, इसको पास करा दिया। अच्छा, अब दूसरी चीज, जो दूसरा विद्यार्थी था वो अंक लेकर आया 60%। कितने परसेंट, 60% अंक लेकर आया और पास होने से 35 नंबर ज्यादा ले आया। पास होना था मान लो 150 पे, ले आया कितने, वो 180, तो 150 पे ही तो पास होना था उसे, लेकिन ले आया वो 180। इसका मतलब 30 नंबर जो है उसके एक्स्ट्रा है, तो उन एक्स्ट्रा नंबरों को हम हटा देंगे, हमें सिर्फ क्या कराना है, पास कराना है। तो हमने भाई उनके जो एक्स्ट्रा नंबर लाया वो कितने लाया, 35, उन नंबरों को क्या कर दिया, यहां से हटा दिया कि वो इतने नंबर लाया। अब दोनों की कंडीशन है सिर्फ पास की,
सिर्फ पास के बराबर है नहीं है दोनों, तो बस हम यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की निकाल लेंगे, और जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगा, हमारा अधिकतम अंक होगा। देखो इसको उधर ले जाओ तो x का कितने परसेंट हो गया, ये 25% और ये 40 और 35 कितने हो गए, 75। x का 25% हटा करके अपॉन 100 कर दिया, बराबर में कितना 75, 25 दिया 75 और 3 से 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी उधर जाकर के, तो हो जाएगा 300। तो इसका मतलब परीक्षा का अधिकतम अंक, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, 300। कितने हैं, 300। तो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितने का पूर्णांक है, 300 का परीक्षा का पूर्णांक है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी है 25% अंक प्राप्त करके 210 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरा विद्यार्थी वही 55% अंक प्राप्त करके 240 अंक से पास हो जाता है, तो उस परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, कितने नंबर, कितने परसेंट नंबर वो लेकर के आया है। ठीक, तो वही सबसे पहले तो हमें, जैसे हम पिछला सवाल किया था, सेम टू सेम सवाल करना है। यानी कि हम मान लेंगे अधिकतम अंक कितने हैं हमारे पास, तो हमने मान लिया अधिकतम अंक कितने हैं, x। ठीक, अधिकतम अंक कितने हैं हमारे पास, x है। अब उन्होंने बोला कि एक विद्यार्थी 25% अंक लेकर के आया और कितने नंबरों से फेल हो गया, 210 नंबर से। तो इसका मतलब हमें पास कराना है, तो 210 नंबर दे दो इसे, दे दिए जी 210 नंबर। वहीं दूसरा छात्र 55% अंक लेकर के आया और 240 अंक ज्यादा ले आया, तो 240 अंक हमने इसमें से हटा दिए। अब हमें यहां पर सिर्फ किसकी वैल्यू पता करनी है, x की। इसको उधर ले आओ, वही सेम सीन। तो x का कितना बचा, 30% बराबर में 450। तो x मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100 बराबर 450। तो x बराबर ये उधर चला जाएगा, 450 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 30, 35। x इज इक्वल टू 50, 100। इसका मतलब उस परीक्षा का जो पूर्णांक है, जो अधिकतम अंक है, वो कितने हैं, 1500। कितने हैं, 1500। लेकिन हमें अधिकतम अंक नहीं पूछा, हमसे पूछा है कितने परसेंट नंबर आए उस विद्यार्थी के जो पास हुए हैं। यानी कि जो पास परसेंट क्या है, पासिंग परसेंट निकालनी है हमें कि कितने परसेंट लाएगा विद्यार्थी तब पास हो जाएगा। सही है, तो सबसे पहले हमें पासिंग परसेंट निकालने के लिए पासिंग नंबरों की भी तो जरूरत पड़ेगी कि भाई 300 में कितने नंबर लेकर के आया वो पास हो गया होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखो यहां पर आप ये भी पास का है, ये भी पास के हैं, दोनों पास ही तो है, सिर्फ ना इसके कम नंबर है ना इसके ज्यादा नंबर है, सिर्फ दोनों क्या है, इतने इतने नंबरों पे पास हो गए, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखो और पास नंबर निकाल लो कि पासिंग मार्क्स कितने आए उस विद्यार्थी के। तो यहां से हम पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं 1500, किधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। तो 1525 मल्टीप्लाई 100 प्लस 210, 0 से 0, 15 पंजे 15, 5 जा 75, यानी कि 5 7 कैरी आ गए, 15 2 जा 30 और कितने आ गए 37 प्लस 210। कितने नंबर उसको चाहिए, पासिंग मार्क्स कितने हैं उसके, तो 5, 7 और 1 8, 3 और 2 5। यानी कि अगर वो 585 नंबर ले आए तो वो पास समझा जाएगा। अगर वो कितने नंबर ले आए, 585 नंबर। ठीक है, आप जब परसेंटेज निकालते हो अपने मार्क्स की, यानी कि आप कहते हो कि मेरे जो है 10th क्लास में 600 में से 400 या 500 नंबर आए, तो आप कैसे निकालते हो, आप ऐसे तो निकालते हो पासिंग मार्क्स
या फिर जो आपके मार्क्स आए वो, अपॉन में टोटल मार्क्स, ठीक, या अपॉन में क्या कह देते हो आप, पूर्णांक, मल्टीप्लाई में 100। कहते हो नहीं कहते हो, ये ऐसी तो निकालते हो भाई। तो ऐसी हमें यहाँ पर पासिंग परसेंट निकालनी है। क्या निकालनी है? पासिंग परसेंट। तो पासिंग परसेंट निकालने के लिए जितने नंबर आए, तो 585, जितने में से आए, कितने में से आए हैं? 1500 में से, और मल्टीप्लाई में कितना परसेंटेज निकालना है? तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 तिया 45, 13 15 नम्मा 135, यानी कि कितने परसेंट नंबर लेके आया वो? 39% उसके पासिंग परसेंट है। यानी कि अगर वो 39% नंबर ले आएगा तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, कितने नंबर ले आए? 39% अगर नंबर ले आए तो वो पास समझा जाएगा। तो इस सवाल में 3 ही कंडीशन बनती है कि क्या उसका मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं, अधिकतम अंक क्या होंगे उस पेपर के, कितने पासिंग मार्क्स होंगे उस पेपर के, और पासिंग परसेंट क्या होगी। ये तीनों कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर निकाल करके बता दी, और अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेश अपनी मासिक आय का, मंथली इनकम का 15% है वो घरेलू खर्च पर खर्च कर देता है, 30% किताबों पर, 15% पर खर्च करता है, बाकी जो है बचत करता है। कि अगर बचत 12,560 रुपए है तो आपको बतानी है कि उसकी मासिक आय क्या है, मंथली इनकम है। ठीक है, उन्होंने बोला कि राकेश जो है अपनी आय का 15% जो है वो किस पर खर्च कर देता है? वो कर देता है घरेलू पर, यानी कि घर पर खर्च कर देता है, और 20% जो है वो किताबों पर खर्च कर देता है, तथा 35% जो है 30% वो कपड़ों पर खर्च कर देता है। ठीक है, तो देखिए सवाल को कैसे करना है हमें। 15%, मान लो उसके पास कितने थे जी? 100% थे, है ना, कंप्लीट कितने थे? 100 थे। 100 में से 15% उसने किस पर खर्च कर दिए? घरेलू पर। घरेलू पर कितने खर्च कर दिए उसने? 15%। तो 15% अगर वो घरेलू पर खर्च करता है तो कितने की बचत, कितने की करता है भाई? 15%। तो उसने 100 में से 15 खर्च कर दिया अगर घरेलू पर, तो कितने बच गए उसके पास? अब 15, अच्छा एक काम करो, सबको देख लो, 15% उसने घर पर खर्च कर दिए। ठीक है, किताब पर कितने खर्च कर दिए उसने? किताबों पर कर दिए उसने 20% खर्च। ठीक, फिर उसने कपड़ों पर कितने खर्च कर दिए? कपड़ों पर उसने खर्च कर दिए 30%। देखो सवाल में यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकती हैं। क्या कंडीशन बन सकती है? एक सवाल ऐसा होता है जिसमें पूछता है कि अगर मासिक आय का 15% किराए पर खर्च कर देता है, ठीक है, फिर कहते हैं कि बचे हुए का 20% कपड़ों पर खर्च कर देता है, फिर कहते हैं बचे हुए का 30%। तब हम इसको ऐसे कर रहे होते हैं कि 100 में से 15% निकाल करके जो बचता फिर उसका 20% निकालते। लेकिन यहाँ पर हमसे ऐसा नहीं बोला है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया? पहले उसका टोटल खर्च निकाल लिया कि उसने कितने परसेंट जो है अपनी इनकम का खर्च कर दिया। तो उसने अपनी इनकम का कितने परसेंट खर्च कर दिया? 65% अपनी इनकम का उसने घरेलू खर्च पर, किताबों पर, कपड़ों पर क्या कर दिया? खर्च कर दिया। ठीक, अब तो उसकी अगर 65% 100 में से वो खर्च कर देता है तो कितने की बचत करता होगा? तो आप कहेंगे जी 35% की तो ही बचत करता होगा। कितने की बचत करता होगा? 35% की बचत करता होगा। लेकिन एक्चुअल में वो करता कितने की बचत है? क्वेश्चन के हिसाब से कितने की बचत करता है? करता है 12,565 की। कितने की? 12,565 की बचत करता है। तो 35% की बचत करता है, और फिगर्स में, नंबर्स में कितने की बचत करता है? 12,565 की। इसका मतलब यही तो इसके बराबर है। तो यहां से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी? 12,565 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 35।
ठीक, 35 से ये जब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 35900, यानी कि जो उसकी मंथली इनकम है वो कितनी है, 35,900 रुपये। कितनी है, 35,900 रुपये। ठीक, या अगर आप 1% की वैल्यू निकाल रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, इतनी, कितनी है, 359। कितनी है, 359। अगर 1% 359 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, 35,900 रुपए उसकी मंथली इनकम है। ठीक, तो ये कुछ सवाल था जिसमें उसने बोला था कि घरेलू पर इतने पैसे खर्च कर देता है, किताबों पर इतने, कपड़ों पर इतने, तो टोटल कितना खर्चा कर दिया उसमें, 65% का। फिर उसके पास अगर 65% खर्च कर दिए तो भाई परसेंटेज 100 है अपने आप में, तो 65 खर्च कर दिए तो बचत कितने की उसने, 35 की। तो ये 35 ही किसके बराबर है, नंबर्स में 12,565 के। तो अगर 35% इतना है तो 1% इतना बटे 35, यही तो होगा। 35 से ये कट गया तो इतना आ गया। अब अगर ये 1% इतने के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे जी 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, कर दी तो कितना आ गया, 35,900 रुपए। कितना आ गया, 35,900 रुपए। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उन 2 उम्मीदवारों में से 20% वोट जो है, उम्मीदवारों का चुनाव हुआ तो 20% वोट उसमें से क्या हुए, वो इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक, और जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 70% वोट ला करके 9600 वोटों से जीत जाता है। तो हमें ये बताना है कि कुल पंजीकृत मतदाता कितने हैं, यानी कि जो वहां पर टोटल वोटर्स हैं वो कितने हैं, और जो बैलेट वोट्स पड़े वो कितने पड़े वहां पर, ये हमें इस सवाल में बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखो यहां पर क्वेश्चन को 2 तरीके से बताऊंगा मैं आपको। पहला हम लेते हैं डिटेल मेथड, उसके बाद हम उसको इसको फ्रैक्शन के तौर पर करेंगे, इसको तोड़ करके करेंगे। ठीक है, आप देखो यहां पर उन्होंने बोला कि भाई चुनाव हुआ तो चुनाव में 20% वोट जो है इनवैलिड हो गए, है ना। तो मान लो अगर चुनाव में कितने वोट थे, 100 यूनिट वोट थे चुनाव में, कितने थे जी, 100 यूनिट वोट थे टोटल पंजीकृत, जो आप कह सकते हो टोटल वोटर्स जो थे वो कितने थे, 100 यूनिट। हमने ये मान लिया 100 यूनिट वोटर्स थे टोटल। ठीक है, उन्होंने बोला 20% वोटर को हमने अवैध घोषित कर दिया, यानी कि इनवैलिड घोषित कर दिया। तो 20% को इनवैलिड घोषित किया होगा तो वैलिड कितने होंगे, 80 यूनिट। भाई ये तो वैलिड है, 20% ही तो इनवैलिड होगा, ये तो वैलिड है। अब कोई भी अगर उम्मीदवार है तो वो क्या इनवैलिड में से थोड़ी जीतता होगा, वैलिड में से ही तो जीतेगा। तो वैलिड से जीतेगा, तो अगर 80 यूनिट टोटल वैलिड वोट पड़े तो वो कितने परसेंट वोट लेकर के जीत गया, तो उन्होंने बोला जी वो 70% वोट लाया और यहां से वो जीत गया, है ना। कि 70% वैलिड वोट का 70% वोट लाया और वोट ला करके यहां से जीत गया। जब वो वैलिड का 70% ला करके जीत गया तो जो हारने वाला उम्मीदवार होगा उसको कितने परसेंट वोट मिले होंगे, 30%। यही तो वोट मिले होंगे उसको, 30%। तो वो कितने अंतर से जीत गया उससे, तो यहां पर कहेंगे जी 40% के अंतर से वो यहां से उससे जीत गया। कितने परसेंट के अंतर से जीत गया, 40% के अंतर से। और ये जो 40% के अंतर से जीता है ये किस वोटों से जीता है, तो आप कहेंगे वैलिड वोटों के 40% से ही तो जीता है। भाई अगर 70% जीतने वाले को मिले, 30% हारने वाले को मिले, तो ये वैलिड वोट के ही तो हैं। तो वैलिड वोट के कितने परसेंट से जीता है वो, 40% से। तो किस वोट के, वैलिड वोट के 40% से जीत गया। और कितने वोटों से जीत गया, बराबर 9600 वोटों से जीत गया।
कितने वोटों से जीत गया? 9600 वोटों से जीत गया। तो बैलेट का 40% वोट कितना हो जाएगा? 100 बराबर 9600, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 8 चौक 32 और 32 किया कितने होते हैं? 96, यानी कि 300। तो 1 बराबर कितना आ गया? 300। ठीक है, 1 बराबर कितना आ गया? 300। जब 1 बराबर 300 है तो टोटल वोटर्स कितने थे? उन्होंने तो यही तो पूछा है, टोटल पंजीकृत मतदाता कितने हैं? तो हमने कितने माने थे? 100 यूनिट। तो जब 1 यूनिट बराबर 300 है तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 100 यूनिट बराबर कितना? 1 बराबर 300 है तो 100 बराबर कितना? 300 गुणा 100, यानी कि 30,000। तो टोटल वोटर्स कितने थे? 30,000 वोटर्स थे टोटल। ठीक, जब 30,000 वोटर टोटल 30,000 वोटर्स थे तो ये तो उन्होंने पंजीकृत मतदाता आ गए। अब उन्होंने पूछिए बैलेट वोट कितने थे? तो 80 यूनिट बैलेट वोट थे। तो अगर 1 बराबर 300 है तो भाई बैलेट वोट कितने हैं? 80। तो 80 बराबर 300 मल्टीप्लाई में 80, तो कितने टोटल बैलेट वोट पड़े वहां पर? 24,000 बैलेट वोट पड़े और टोटल वोटर्स कितने थे? 30,000 टोटल वोटर्स थे। ठीक है, ये जो है वो डिटेल हो गया। अब हम इसे कैसे फ्रैक्शन में तोड़ करके इस सवाल को कर सकते हैं, आइए उस ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं हम इसको कैसे फ्रैक्शन मेथड में तोड़ करके कर सकते हैं। आप मान लो यहां पर कि आपके पास टोटल वोट कितने थे? एक्स थे। कितने वोट थे टोटल? एक्स थे। उन्होंने ये बोला हमसे कि ये भाई 20% वोट जो है हमने इनवैलिड घोषित कर दिए। तो 20% की आप बना लो फ्रैक्शन। टोटल वोट है ये एक्स, है ना? 20% की फ्रैक्शन 1/4 हो गई। उन्होंने बोला कि 20% वोट हमने इनवैलिड घोषित कर दिए। तो आप एक बात बताओ, वैलिड वोट कितने होंगे यहां पर? आप कहेंगे अगर इनवैलिड वोट टोटल वोट 4 थे, 4 में से 1 वोट क्या कर दिया हमने? इनवैलिड घोषित कर दिया। तो सॉरी 5 आएगी फ्रैक्शन, 1/4 नहीं 1/5। कि 5 अगर वोट थे टोटल, उसका 20% 1 हो गया, तो ए 5 में से 1 वोट हमने क्या है? इनवैलिड घोषित कर दिया, है ना? तो वैलिड वोट कितने हो गए? वैलिड हो गए जी 4/5। बात समझ में आए? 5 वोट थे, 1 इनवैलिड हो गया, तो 4 ही तो बचे। तो टोटल में से ही तो वैलिड वोट लोगे, और टोटल हमेशा नीचे आता है। तो इतने वैलिड वोट हैं, और इन वैलिड वोट का ही तो वो 70% ला करके जीत गया। भाई वैलिड का कितने परसेंट लाया? वो 70%। और हारने वाले को कितने मिले? वैलिड का 30%। तो कितने अंतर से जीत गया वो? आप कहेंगे जी 40% के अंतर से जीत गया। और किसका 40%? वैलिड वोट का 40%। तो वैलिड तो ये रहे, इसका क्या ले लो? 40% और ले लो। तो इसका 40% लोगे तो 40% की फ्रैक्शन क्या बन के आती है? तो आप कहेंगे 2/5। वैलिड का 2/5। और कितने वोटों से जीत गया वो? 9600 वोटों से जीत गया। 4 दूनी 8, 8 ही का 8, 8 दूनी 16। ठीक है, x बराबर 1200 गुणा कितने? 5 पंजे 25, और ये कितना आ गया? 30,000। तो देखो टोटल वोट हम लेके कितने चले थे? x। टोटल वोट हमारे पास कितने आ गए? 30,000। कितने आ गए? 30,000, यानी कि टोटल वोट जो है कितने पड़े होंगे? 30,000 वोट पड़े यहाँ पर। और उन्होंने ये और पूछा है कि आप ये और बताओ वैध वोट, वैलिड वोट कितने हैं? तो कितने हैं जी वैलिड वोट? तो आप कहेंगे वैलिड वोट है यहाँ पर कितने? 4/5 ही तो है वैलिड वोट। 1 इनवैलिड है, 4/5 वैलिड है। तो कितने का 4 टोटल वोट का? तो टोटल वोट का वैलिड
5 6 30, 6 चौक 24। तो वैलिड वोट कितने हो गए? 24,000 वैलिड वोट हो गए और 30,000 टोटल वोट हो गए। ठीक है, तो ये डिटेल मेथड आपके समझ में आया होगा और फ्रैक्शन मेथड भी आपके समझ में आया होगा। अगर फ्रैक्शन मेथड नहीं आया हो तो मैं इसके ऊपर ही एक सवाल और लेता हूँ, फिर आपको फ्रैक्शन मेथड और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कैसा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार थे चुनाव में, उसमें से 20% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। उन्होंने बोला कि हम वोट नहीं डालते, ठीक, नहीं डाला। और उन्होंने बोला कि 12.5% वोट जो है वो अवैध हो गया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया। तो एक जो जीतने वाला मतदाता है वो उसने 60% मत प्राप्त किए और 5600 वोटों से जीत गया। 40% 60% मत प्राप्त किए और 5600 वोटों से जीत जाता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। यहां भी बात सेम ही, देखिए, तो हमने मान लो पंजीकृत मतदाता हमारे कितने हैं? x। कितने हैं? x। पंजीकृत मतदाता जो है वो कितने मान लिए हमने? x मान लिए, यानी कि टोटल वोटर्स जो है, जो एक चुनाव में जो टोटल वोटर होते हैं उनको बोलते हैं पंजीकृत मतदाता, या जो पंजीकृत जो लिस्ट में सूची होती है उसमें जो भी पंजीकृत होते हैं उनको बोलते हैं पंजीकृत मतदाता। अब अगर पंजीकृत मतदाता इतने, ठीक है भाई, यहां पे ले लिए मैंने पंजीकृत मतदाता, उन्होंने बोला कि 20% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला, खत्म, 20% खत्म। तो 20% मतदाताओं ने अगर वोट नहीं डाला तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि 5 अगर मतदाता थे, 5 मतदाता थे, एक ने वोट नहीं डाला, तो जब एक ने वोट नहीं डाला तो भाई बचे कितने? आप कहेंगे जी 4/5 ने तो डाला, एक ने तो नहीं डाला, ठीक है। फिर दूसरी बात कहा है कि 12.5% वोट इनवैलिड हो गए। इसकी भी फ्रैक्शन निकाल लो। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी आती है? 1/8। कितनी आती है? 1/8। तो कहेंगे अगर 8 वोट थे उसमें से एक वोट क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो टोटल वैलिड वोट कितने हो गए? 7 बटे में कितना? 8। ठीक, अगर भाई 8 वोट थे, एक वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड तो 7/8 ही बचे, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि 60% वोट लेकर के आया जीतने वाला प्रत्याशी और 5600 वोटों से जीत गया। अगर ये 60% लाया है तो हारने वाला कितने लाया होगा? 40%, है ना। कितने परसेंट के रेशियो से ये जीत गया? तो ये जीत गया जी 20% के रेशियो से जीत गया। कितने परसेंट से जीत गया? 20% से। और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। कितनी होती है? 1/5। भाई 20% की फ्रैक्शन 1/5 ही तो है, देखो 1/5। वैलिड वोट का 1/5 वोट लेकर के आया और जीत गया। और टोटल वोट कितने आए? कितने वोटों से जीत गया ये? तो 5600 वोटों से जीत गया, ठीक। तो बस यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है? देखो 60 चौक, या ऐसे कर लो 4 दूनी 8, ठीक। और 7 को इससे 7 7 8 जा 56 होते हैं, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, और 50 की मल्टीप्लाई 800 से हो जाएगी। मल्टीप्लाई होने के बाद 40,000 जो है वो टोटल वोटर्स कितने हो गए उसके पास? 40,000 जो है वो पंजीकृत मतदाता थे उस चुनाव में, जिसमें से 20% ने वोट नहीं डाला, 12.5% वोट जो है इनवैलिड हो गए, तो और 5600 वोटों से वो चुनाव जीत गया। तो टोटल पंजीकृत मतदाता वो कितने थे? 40,000 जो है टोटल पंजीकृत मतदाता थे। तो अब कुछ आपके समझ में आया होगा सवाल फ्रैक्शन मेथड से, ठीक है। आइए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% भाग जो है वो यात्रा में तथा बचे हुए का 20% भाग भोजन में
तथा बचे हुए का 100 तथा 120 रुपए वो दान में दे देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपए बचे हों तो व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। देखो इसको भी हम फ्रैक्शन से ही तोड़ करके करेंगे, फ्रैक्शन में ही इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बना करके तभी इसको सवाल को करेंगे। उन्होंने हमसे इनकम पूछी है। जब इनकम पूछी है तो आप मान लो कि जो है लेट कर लो, लेट द इनकम इज एक्स, है ना। उसकी आय को मान लो कितनी है, उसकी आय एक्स है, ठीक है। कह रहे हैं कि उसने 5% जो है वो ट्रेवलिंग पर खर्च कर दिया, यात्रा पर खर्च कर दिया। अब एक बात बताओ, 5% उसने यात्रा पर खर्च कर दिया और बचे हुए का 20% उसने किस पर खर्च कर दिया, वो आप कह सकते हैं किस पर खर्च कर दिया, किस पर खर्च कर दिया, भोजन पर, ठीक है। तो अगर 5% उसने किस पर खर्च किया है, ट्रैवलिंग पर, किस पर खर्च किया है, ट्रैवलिंग पर, और 20% जो है उसने किस पर खर्च किया है, भोजन पर, तो ये इनकी फ्रैक्शन हो गई। अब देखो टोटल कितना इनकम है उसकी, एक्स है, तो एक्स का इतना 1/20 भाग जो है उसने किस पर खर्च कर दिया, किस पर खर्च कर दिया, यात्रा पर। तो अगर 20 रुपए थे, 1 रुपए उसने यात्रा पर खर्च कर दिए, तो कितने रुपए बचे, तो कहेंगे 19 रुपए बचे, बटे में कितने, टोटल में से 19 बचे। 1/20 भाग उसने अगर खर्च कर दिया तो भाग बचा कितना, 19/20 भाग बचा, ठीक। अब जो बच गया, देखो ये एक बात देखो, अगर उसके पास 100 थे, देखो 100 थे, है ना, 100 थे, 100 में से कह रहे हैं 5% उसने किस पर खर्च कर दिए, ट्रैवलिंग पर खर्च कर दिए, तो कितने बचे जी उसके पास, 95%, यही तो बचा होगा उसके पास, सही है। अब इसका भी बचे हुए जो हैं, बचे हुए, तो आप खुद सोचो कि भाई उसके पास x थे, उसने इसका 5% जो है वो खर्च कर दिया, तो उसके पास 5, अगर 20 है तो 20 में से एक ही तो खर्च कर दिया यात्रा पर, तो बचे तो अभी 19 और बचे हैं ना। तो ये बचा हुआ रेस्ट ही तो पार्ट है, बचा हुआ ही तो भाग है कि इनकम का इतना भाग अभी बच गया, ठीक। अब कह रहे हैं कि बचे हुए का 20% उसने किस पर खर्च कर दिया, भोजन पर, तो इसका 20% किस पर खर्च कर आया, वो भोजन पर, यानी कि 20 पंजे 100, 19 रुपए किस पर खर्च कर आया, वो भोजन पर, तो कितने रुपए और बचे होंगे उसके पास, तो आप कहेंगे जी 76 रुपए उसके पास अभी बच गए, ठीक। तो ऐसे ही यहां पर देखो कि अगर 5 थे तो एक उसने भोजन पर खर्च कर दिया, तो कितने और बच गए उसके पास, 4। तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, ये बचा हुआ भाग है कि इनकम का इतना भाग ट्रेवलिंग पे बच गया और इनकम का इतना भाग, जो बची हुई इनकम है उसका इतना भाग किस पर बचा लिया उसने, भोजन पर, ठीक है। और वो बचा कितने लेता है असल में सारों को जोड़ करके, तो वो बचा लेता है 1400 रुपीज। कितने 100 रुपीज बचा लेता है, 1400 रुपीज वो बचा लेता है ना। तो यहां से बस हमें क्या निकालना है, यहां से हमें निकालना है x का मान, और x का मान निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा हमारा, इतने रुपए वो बचा लेता है ना। जब वो इतने रुपए बचा लेता है, लेकिन यहां पर बीच में एक चीज और कही गई है अभी हमसे, क्या कहा गया है, कहा गया है कि 120 रुपए दान भी तो करता है, यानी कि 120 रुपए और निकाल देता है वो इनकम में से अपनी, तो भाई और निकाल दो इनकम में से 120 रुपए, तो अब कितने रुपए बच पाते हैं उसके पास, 1400 रुपए, ठीक। तो बस ये इसको उधर ले जाओ, तो x मल्टीप्लाई 19/20 गुणा 4/5 बराबर 1400 प्लस 120, तो x गुणा 4 पंजे 20, तो 19/25 बराबर 1520, 19 अट्ठे होते हैं 152 और 25 अट्ठे कितने होते हैं
200। 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, या इसको अभी और लिख लो एक लाइन में, 80 गुणा 25 बराबर में 2000। तो उसकी जो इनकम है वो कितनी इनकम है 2000। कितनी इनकम है उसकी, टोटल इनकम कितनी है 2000 रुपए उसकी टोटल इनकम है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, 10% भाग चोरी कर लिया जाता है, बचे हुए भाग का 70% भाग बेच दिया जाता है। तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें यदि 810 मीटर तार अब भी बचा हुआ है। ठीक, 10% और 70%। देखिए फिर से वही चीज करनी है हमें। मान लो तार कितना है, माना तार की लंबाई टोटल कितनी है x है। ठीक है, 10% तार जो है वो उन्होंने क्या कर दिया, 10% तार चोरी कर दिया गया। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी 1/10। 70% भाग उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया। 70% की फ्रैक्शन कितनी 7/10 है ना। आप देखो x मल्टीप्लाई 10 में से एक भाग क्या हो गया चोरी, तो बचा कितना 9/10 भाग। 10 में से 7 भाग बेच दिया, बचा कितना 3/10 भाग। और तो असल में बच कितना रहा है 810। कितना बच रहा है 810। तो 9 तिया 27 तिया 81। तो x बराबर 30 मल्टीप्लाई में 10 10 100। तो कितना तार है उसके पास टोटल 3000 मीटर टोटल उसके पास तार है। ठीक, समझ में आई बात। कह रहे थे कि टोटल तार का 10% तार जो है वो चोरी हो गया। तो भाई टोटल का 10% चोरी कर दिया, तो 10 का एक भाग तो चोरी हो गया, तो बचा कितना भाग 9/10 भाग। देखो होता क्या है, अगर कोई चीज टोटल होती है 10, मान लो जैसे यहां बात की जा रही है कि ये भाग है ना, और ये भाग क्या हो गया कम हो गया या ज्यादा हो गया, कम या ज्यादा हो गया है ना, या तो कम हो गया या ज्यादा हो गया। तो अगर टोटल 10 था, इसमें से एक कम हो गया, तो कितना बचा 9। अब 9 भाग बचा, तो टोटल में से ही टोटल कितने थे 10, तो 9/10 कहते थे। या एक ज्यादा हो गया तो कितना हो गया 11/10 कहते थे। ठीक है, ये कहा जाता है ऐसे। समझ गए बात को। ऐसे ही ये था कि अगर 10 में से एक भाग चोरी तो 9/10, 10 में से 7 भाग बेच दिया तो बचा कितना 3/10। तो बराबर में टोटल बच कितना रहा था उसके पास, अब भी 810 मीटर का तार बच रहा था। फिर कैलकुलेशन करके कितने मीटर तार था उसके पास टोटल, 3000 मीटर का उसके पास टोटल तार था। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी तथा बची हुई का 50% अंग्रेजी तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच की किताबें हैं तथा शेष जो बच गई वो 6300 धार्मिक किताबें हैं। तो पुस्तकालय में कितनी किताबें हैं, ये संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो बोल रहे हैं कि हिंदी की किताबें कितनी है 20%, तो हिंदी की कितनी है 20%। 20% का फ्रैक्शन 1/5। इंग्लिश की कितनी है 50%, 50% का फ्रैक्शन 1/2। और फ्रेंच की कितनी है तो 30%, और 30% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/10। ठीक है, और हम जैसे सेम सवाल है वैसे कर रहे हैं कि टोटल बुक्स कितनी है। टोटल बुक्स हमने अपनी तरफ से मान ली कितनी x, कितनी मान ली x। ठीक, तो देखिए x गुणा 10 में से, यह पहले हिंदी की है तो हिंदी की ले लेते हैं। 5 थी मान लो हिंदी की, एक जो है क्या कर दी, एक किताब हिंदी की है ना,
तो बाकी जो होंगी वो बची हुई होंगी। कितनी बची हुई होंगी किताबें? 4/5। 2 में से 1 इंग्लिश की है तो बाकी कितनी बची? 1/2। 10 में से 3 फ्रेंच की है तो बाकी कितनी बची? 7/10। और टोटल बच कितनी रही है? 6300। समझे? टोटल किताबों में से अगर 5 किताबें थी तो एक किताब अगर हिंदी की थी तो बाकी कितनी बच गई? 4/5 किताब बच गई। अगर 2 किताबों में से एक किताब इंग्लिश की थी तो कितनी बच गई? यहाँ पर 1/2 किताब बच गई। और अगर 10 किताबों में से 3 किताब किसकी थी? फ्रेंच की थी। तो कितनी किताबें बच गई? 7/10 किताबें बच गई। तो 7 9 जा 63, 900, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। तो 900 मल्टीप्लाई में कितना? 25। और 25 9 जा कितने होते हैं? 225 और पूरा 00। तो टोटल किताबें कितनी थी हमारे पास? 22,500 जो है वो टोटल बुक्स थी। ठीक, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपके सबके समझ में आया होगा। सी टाइप के अभी मैंने आपको फ्रैक्शन में तोड़ने के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। अब प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चन पर, तभी आप और बेहतर तरीके से कर पाएंगे क्वेश्चनों को। अगर आपके ये समझ में नहीं आए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप मैसेज कर सकते हैं, फिर कमेंट करके इन क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। यदि पुरुष 6% तथा महिलाएं 14% की वृद्धि हुई, तब 1 साल बाद उस गांव की जनसंख्या 5540 हो जाती है। तो बताइए कितने पुरुष हैं उस गांव में, कितने पुरुष हैं तथा कितनी महिलाएं हैं उस गांव में, ये हमें बताना है। ठीक, तो देखिए कैसे सवाल को करना है। मैं सवाल को 2 तरीके से आपको समझाऊंगा, एक डिटेल मेथड और एक फ्रैक्शन मेथड, या आप उसे शॉर्टकट भी मान सकते हैं, कैसे भी मान सकते हैं। आइए देखिए सवाल को कैसे करते हैं। तो पहले डिटेल मेथड लेते हैं। उन्होंने बोला कि 5000 गांव की जनसंख्या है ना। तो हमें तो पता नहीं 5000 में से कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं, तो हमने मान लिया कि माना पुरुष जो है वो X है। कितने पुरुष हैं गांव में? X पुरुष है। और महिलाएं कितनी होंगी? अगर एक बात बताओ, टोटल जनसंख्या 5 है तो 5 में से X पुरुष है तो महिलाएं कितनी होंगी? आप खुद सोचो, अगर एक गांव की जनसंख्या 2000 है जिसमें से 500 अगर पुरुष है तो महिलाएं कितनी होंगी? तो आप कहेंगे 1500। तो कैसे पता चला? आपने टोटल में से पुरुष घटा दिए। तो ऐसे ही यहां करो कि अगर टोटल 5 है तो पुरुष कितने हैं? X, तो टोटल में से क्या घटा दो? X, तो महिलाएं अपने आप आ जाएंगी। तो भाई टोटल कितनी है? 5000। तो 5000 में से अगर हमने X माइनस कर दिए तो ये क्या आ गई? महिलाएं आ गई। क्या आ गई? महिलाएं आ गई। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि भाई पुरुष जो थे उनको 6% बढ़ा दिया गया। तो 6% बढ़ाने का मतलब होता है कि आपने पुरुषों को 100 पुरुष थे तो 6% बढ़ गए, तो इसका मतलब कितने हो गए? 106%। कितने हो गए? 106। तो अगर पुरुषों को 6% तथा महिलाओं को कितना बढ़ा दिया जाता है? तो प्लस कर दो, प्लस 5000 माइनस X महिलाएं हैं, इनको कितना बढ़ा दिया जाता है? 14%। तो कितना हो गया? 114%। कितना हो गया? 114%। तो गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 5540 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5540। ठीक है, तो गांव की जनसंख्या 5540 हो जाती है। तो ये बताना है तो पुरुष कितने हैं उस गांव में। ठीक है, तो देखिए कैसे बताएंगे। X मल्टीप्लाई 106, परसेंटेज को हटाओ 100 कर दो नीचे, प्लस
यहाँ भी 114 से परसेंटेज को हटाओगे तो कितना हो जाएगा 100, और जब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 7 और 5 बन जा 5, कितने जीरो है 000 माइनस, और अपॉन देखो नीचे क्या आएगा 100 भी तो आएगा, उसको कौन काउंट करेगा भाई, परसेंटेज का हटा के 100 लगाएंगे तो वो भी तो आएगा ना मल्टीप्लाई में, ठीक है, माइनस 114 अपॉन 114 की मल्टीप्लाई एक्स से होगी अपॉन में 100 बराबर में 5540, ठीक है। यहां देखो 106 बटा 100 प्लस, क्या इसको उधर ले जा सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, तो ये प्लस 5700 माइनस 114 अपॉन 100 बराबर 550, ठीक, इसको उधर ले जाओ 10x अपॉन, इन दोनों का एलसीएम 100 आ गया, माइनस 114x बराबर 5540 माइनस 5700, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितने आएंगे, इसमें से ये गए तो माइनस के 8x अपॉन में 100, और उधर कितने बचेंगे, इसमें से जाएंगे तो 0 से 0, और 10 में से 4 गए तो 6 बचे, और 6 में से 5 गए तो 1 बचे, और 5 में से 5 गए तो कितने बचे 0 बचे, कितने बचे 0 बचे, वो भी किसके बचे माइनस के, तो माइनस से माइनस कट गया, और x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई में 100 आ गया इधर, अपॉन में कितना आ गया 8, 8 2 जा 16 2, तो x इज इक्वल टू 2000, यानी कि पुरुषों की संख्या कितनी आ गई 2000, कितने पुरुष हैं भाई 2000 पुरुष हैं, ठीक है। तो देखो डिटेल मेथड एक बार और समझ लो कि पुरुष मान लिए कितने थे x थे, आप महिलाओं को भी x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुरुष x थे तो टोटल तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, तो महिलाएं हो जाएंगी 5000 माइनस x, क्यों हो जाएंगी, क्योंकि टोटल 5000 थे, अगर पुरुष x है तो महिलाएं हो जाएंगी 5000 माइनस x। अब वो बोल रहे हैं कि पुरुषों को 6% बढ़ा दिया जाता है, तो जब पुरुषों को 6% बढ़ाओगे तो भाई पुरुषों का 6% बढ़ गए, तो टोटल कितने पुरुष हो गए 106%, प्लस 5000 महिलाएं हैं इतनी है, इनको 14% इंक्रीज कर दिया जाता है तो 114%, ठीक है। यहां से परसेंटेज हटाया 100 लगाया, यहां भी परसेंटेज हटा के 100 लगाया, तो 100 की मल्टीप्लाई जब अंदर हो गई इसकी, दोनों जगह 100 आ गया, बाकी यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई 2000, तो इसका मतलब जब x हमने माने क्या थे पुरुष, तो पुरुष कितने आ गए 2000, कितने आ गए 2000 पुरुष आ गए। अगर 2000 पुरुष हैं और टोटल 5000 हैं, तो भाई महिलाएं कितनी 3000 क्या हो गई महिलाएं हो गई, और पुरुष कितने आ गए 2000, ठीक। अब मैं इसको आपको इससे छोटे तरीके से करके दिखाते हैं कैसे उसको हम सवाल को कर सकते हैं। आइए देखिए इसी सवाल को हम कैसे और किस टाइप से कर सकते हैं। बेटा समझने वाली बात है, इस सवाल को समझना ठीक प्रकार से आप समझोगे तभी आपके भी समझ में आएगा। देखो टोटल कितने हैं भाई लोग, उस गांव की जनसंख्या 5000 है, कितनी है 5000 टोटल जो है पॉपुलेशन है उस गांव की। तो 5000 में कितने परसेंट जो है मेल बढ़ जाते हैं और कितने परसेंट फीमेल बढ़ जाते हैं, तो आप कहेंगे 6% मेल बढ़ते हैं और 14% क्या है फीमेल बढ़ जाते हैं, ठीक। उस गांव में 6% फीमेल मेल बढ़ते हैं और 14% कौन बढ़ जाती है फीमेल बढ़ जाती है। और एक साल बाद बढ़ने के टोटल जनसंख्या कितनी हो जाती है 5540, है ना। तो आप एक बात बताओ, पहले यहां पर ये बताओ कितने जनसंख्या बढ़ी कितनी, तो
तो आप कहेंगे कि जनसंख्या जो है एक साल में 540 बढ़ गई। भाई 5540 हो गई जनसंख्या, तो आप यही तो कहेंगे 5000 थी इतनी बढ़ गई, तो लगभग 540 लोग बढ़ गए एक साल में, तब इतनी हो गई जनसंख्या। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अब यहां देखो, बस यही समझने की बात है कि 6% मेल बढ़ ही रहे हैं, है ना, 6% तो मेल बढ़ रहे हैं, तो क्या 6% महिलाएं नहीं बढ़ रही? भाई महिलाएं भी तो 6% बढ़ रही है, बस ज्यादा कितनी बढ़ रही है, वो 8% और बढ़ रही है ज्यादा। लेकिन 6% तो दोनों लोग बढ़ रहे हैं, 6% अगर मेल बढ़ रहा है तो 6% फीमेल भी बढ़ रही है। ठीक है, अगर 6% मेल बढ़ रहे हैं तो 6% फीमेल भी बढ़ रही है, सिर्फ ज्यादा कितनी बढ़ रही है फीमेल, तो आप कहेंगे जी 14 में से 6 गए तो 8 बचे, 8% फीमेल ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो लेकिन 6% दोनों लोग एक साथ इंक्रीज कर रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं, तो टोटल पॉपुलेशन का 6% तो दोनों बढ़ रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट लोग टोटल बढ़ रहे हैं? 6%। तो कितने लोग टोटल पॉपुलेशन का? 300 लोग तो बढ़ हैं। हमारे हिसाब से कितने लोग बढ़ रहे हैं? अगर दोनों को एक साथ बढ़ाया जाए तो 300 बढ़ पा रहे हैं। कितने बढ़ पा रहे हैं? 300। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने लोग बढ़ रहे हैं? 540। कितने लोग बढ़ रहे हैं? 540। तो भाई कितने लोग एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं? तो आप कहेंगे जी 240 लोग एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। आपने जो निकाला उसमें 300 बढ़ रहे थे, यहाँ पे 540 बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि 240 लोग तो और बढ़ रहे हैं। तो ये क्यों बढ़ रहे हैं? ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि महिलाओं का 8% ही तो बढ़ रहा है। यहां सिर्फ 6% था महिलाओं का, और अभी तो 8% और बचा महिलाओं का, तो उन 8% की हिसाब से ये 240 और बढ़ रहे हैं। तो ये जो महिलाओं का यानी कि फीमेल के 8% की वजह से ही ये 240 लोग बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो फीमेल का 8%, 8/100 बराबर 240, 8 तिया 24, 30। तो फीमेल कितनी आ गई? 3 गुणा 100 बराबर 3000। कितनी फीमेल है? 3000। अगर 3000 फीमेल है तो भाई मेल कितने हो गए? तो आप कहेंगे अगर 3000 फीमेल है तो मेल कितने आ गए? तो आप कहेंगे जी मेल आ गए 2000। ठीक, समझ में आया होगा? ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, और आप बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं, देखो उसी क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 9600 है, उसमें 8% जो है पुरुषों की जनसंख्या बढ़ जाती है तथा 5% महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, और एक साल बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए कि वर्तमान में पुरुष कितने हैं। देखिए कैसे करना है, वही तरीका अपनाते हैं जो हमने पहले वाले सवाल में सेकंड में अपनाया था कि 9600 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से फीमेल और मेल बढ़ रहे हैं। फीमेल कितनी बढ़ रही है भाई? 5%, और मेल कितने बढ़ रहे हैं? 8%। तो आप कहेंगे कि 5% तो दोनों लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन मेल एक्स्ट्रा कितने बढ़ रहे हैं? तो आप कहेंगे कि 3% एक्स्ट्रा और बढ़ रहे हैं मेल, है ना। 5% तो दोनों लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कितने बढ़ रहे हैं मेल? 3%। ठीक है, अब ये जो 5% दोनों बढ़ रहे हैं, ये किसका बढ़ रहे हैं? तो ये टोटल पॉपुलेशन का 5% बढ़ रहे हैं। 5 6 30, 5 दिन 45, यानी कि 9600 के हिसाब से अगर 5% की पॉपुलेशन बढ़ रही है मेल और फीमेल की, तो कितने लोग बढ़ रहे हैं? 480 लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक साल बाद जनसंख्या हो गई 10,272, तो यहां से कितने लोग बढ़ गए? तो आप कहेंगे 672 लोग बढ़ गए, 672 लोग बढ़ गए। लेकिन हमारे हिसाब से जब हमने बढ़ाए तो कितने लोग बढ़े? 480 लोग बढ़े। अब ये जो फालतू लोग बढ़ रहे हैं 192, ये किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? तो आप कहेंगे जो 3% मेल है उनकी वजह से ये 192 लोग और बढ़ रहे हैं। तो ये 3%
यानी कि मेल के 3% की वजह से कितने लोग एक्स्ट्रा हैं? 192। तो मेल का 3% बराबर 192, यानी कि पुरुषों का 3% बराबर 192। तो 3 छंग 18 और 3 चौक 12। तो मेल कितने आ गए? 100 की मल्टीप्लाई 6400। कितने मेल आ गए? 6400। अगर 6400 मेल हैं, अगर मेल कितने हैं भाई? 6400, तो फीमेल कितनी होंगी? तो 9600 में से क्या घटा दो? 6400 घटा दो। कितनी कौन होंगी? फीमेल। कितनी होंगी? 3200 फीमेल हैं और 6400 क्या है? मेल। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वही वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी जरूर करो, जिससे कि जितनी भी वीडियो है ये सभी के पास पहुंच पाए और हम और भी मेहनत करके इन वीडियो को बना सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।